जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, राज्य व्यवस्था की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और रेगुलर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हर एक क्लास के साथ बने रहें और डेली जो क्लास अपलोड हो रही हैं उसको आप लोग सही से देखें और नोट्स अपने तैयार करें। तो इसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लास्ट जो हमने क्लास में छोड़ा था वो हमने यही छोड़ा था कि हम आगे देखेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSPs हैं, वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। देखिए, हालांकि भाग 4 में, जो कि किस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो भाग 4 में है, तो भाग 4 में इसको इस तरीके से गांधीवादी, समाजवादी या उदारवादी करके जो है डिवाइड नहीं किया गया है। इसको हम लोग पढ़ने के लिए जो है क्या कर लेते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि इनकी जो एक प्रकृति है, इनमें जो ये जो आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं कुछ, इनमें इनकी जो एक प्रकृति है वो प्रकृति कुछ ऐसी ही है जो इसको बताती है, या कुछ गांधी जी के विचारों पर आधारित थी। जो गांधीवादी विचारधारा है उन पर आधारित थी, यानी गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उनके सपने थे एक भारत को लेकर, उसको लेकर इसमें बताया गया है। इसमें जो समाजवाद है, यानी कि जो सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि इसका जो उद्देश्य है, समाजवादी तत्व का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, एक तो सामाजिक और आर्थिक। अगर इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ लें तो मैं बाद में इसके आर्टिकल्स आप लोगों को समझाऊंगा ही। तो इसका जो उद्देश्य होगा वो यही होगा कि जो सामाजिक और आर्थिक है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय, क्या न्याय प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, जो कि जो सामाजिक और आर्थिक जो न्याय अगर मिलेगा तो उससे क्या होगा, उससे एक जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। तो यहाँ तक हम कुछ हद तक चीज़ों को आप कल वाली क्लास से कनेक्ट कर पाएंगे और आप लोग भी शायद कनेक्ट कर पाएँ कि कल जो मैंने क्लास ली थी या क्लास आप लोगों ने पढ़ी है उसमें क्या क्या कंसेप्ट इसमें दिए थे। मैंने बताया लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के विषय में किसमें बताया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया, और किस तरीके से बताया गया है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया भी था। तो यहाँ पर आज जो हम केवल बात करेंगे वो बात करेंगे जो इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, और दूसरा बात करेंगे क्या कुछ जो संशोधन हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, वो संशोधन कौन से हुए हैं, और उसके अलावा क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अलावा भी कुछ ऐसे भाग या अनुच्छेद हैं जिसमें राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कुछ कार्यों को करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, गैर न्यायोचित है। ये सारे कंसेप्ट को हम जो है पिछली क्लास में कर चुके हैं। जो ये क्लास देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, अगर वो आगे देखना चाहते हैं, इस क्लास को समझना चाहते हो, तो एक बार पहले पिछली क्लास को जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की है उसको एक बार समझ ले कि क्या होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब वो समझ में आएगा तब आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा रीचेबल बनाइए, यानी कि क्लास जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसा बनाइए, तभी जो है आगे हम लोग जो है और अच्छी चीज़ों को और अच्छी क्लासेस को आप तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जब तक रीचेबल नहीं होगा, यानी लोगों तक नहीं पहुंचेगा, एक समूह, एक ग्रुप हमको नहीं देखेगा, एक बड़ी जो संख्या है वो हमको नहीं देखेगी, तो यहाँ पर परेशानी हो जाएगी। एक और बात, उन कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं, तो उनके लिए हम एक सेशन शुरू करने वाले हैं कि डेली जो है एक क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस चले करेंगी, एक प्रैक्टिस सेट को लेकर, एक प्रैक्टिसेस को लेकर, एक प्रैक्टिस सेट की तरह क्वेश्चन आंसर्स पर हम लोग डिस्कशन किया करेंगे और डेली का ये हुआ करेगा। और इसके लिए जो है केवल और केवल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, और जो लोग केवल और केवल एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाएँ हमसे, और जल्द ही डेट अनाउंस कर दूंगा मैं कि कब से हम लोग जो है तैयारी करेंगे और डेली वो क्लास अपलोड हुआ करेगी। तो आप लोगों से बस यही सहयोग है कि जो भी आपके चीज़ परिचित हो, जानना चाहते हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और उनका एनवायरनमेंट में कन्फ्यूज़न रहता है या एनवायरनमेंट को लेकर तैयारी नहीं है अच्छी, तो हम उस तैयारी को जो है अच्छे से करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। जैसे कि हर एक टॉपिक के एंड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जो है करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी बुक हमें जो है प्रेफर करनी है, या कौन सा प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को कोई चाहिए तो वो भी
भी मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगा देखकर, जब ये शॉप्स वगैरह खुल जाए। हम लोग जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश में 17 तारीख तक एक्सटेंड हो गया है, तो हम उस पर आगे बात करेंगे। जल्दी मैं आप लोगों को डेट बताऊंगा यूपी टेट की तैयारी को लेकर। चलिए तो फिलहाल अभी इस पर बात कर लेते हैं कि जो गांधीवादी तत्व हैं या जो गांधीवादी विचारधारा है वो क्या कहती है। देखिए मुख्य रूप से जो गांधीवादी तत्व हैं या गांधीवादी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो हैं, उसका आधार क्या रहा? उसका आधार रहा गांधी जी। महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी के जो विचार थे वो इसका आधार रहा। महात्मा गांधी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है ये चाहा कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारे पास जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका विकास जरूरी है। महात्मा गांधी का ये मानना था कि देश का विकास तभी हो सकता है जब ग्रामीण का विकास हो, गांव का विकास हो, क्योंकि देश जो है या जो शहर हैं वो गाँव से ही बने हैं। अगर गाँव विकसित होंगे तो देश अपने आप ही विकसित होगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो उन्होंने अधिकांश जो उनकी विचारधारा थी, उनके जो विचार थे, उनके विचारों में ग्रामीण क्षेत्र ही ज़्यादा झलकता था। और इसके साथ साथ उनके विचारों में ये बात भी झलकती थी कि कैसे जो एक समाज का दुर्लभ या गरीब वर्ग है या जिसको निम्न जातियों के रूप में देखा जाता था समाज में, उनके साथ जो दुर्व्यवहार है उसको कैसे एक समानता मिले, इस चीज़ का भी उन्होंने खासा जोर दिया। जैसे कि हम जानते हैं उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हरिजन संघ की स्थापना की थी और हरिजन नाम दिया था वंचित वर्गों को, दलित वर्ग को। तो वो कंसेप्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही गांधी जी ने लगातार नशीली दवाओं पर रोक लगाने की भी बात की, शराब पर पाबंदी लगाने की भी बात की थी। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ गांधी जी पशु बलि के विरुद्ध थे और उन्होंने ये भी कहा कि जो दुधारू पशु हैं या गाय या बछड़ा है उनको बलि ना दी जाए। तो ऐसे कुछ जो विचारधाराएं थी वो गांधीवादी विचारधारा थी। अगर हम इसको एक एक करके समझें तो अनुच्छेद 40 जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 जो है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है, वो इस बात को बताता है कि राज्य क्या करे कि गाँवों में ग्राम पंचायत की स्थापना करे और उनको कुछ स्वायत्ता प्रदान करे, कुछ क्या दे, स्वायत्ता प्रदान करे, ऑटोनॉमस प्रदान करे। ऐसा जो है किसमें कहा गया? अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में। अभी तक तो ये जब हम देखते हैं कब तक, 1992 तक, 1992 तक राज्य के नीति निर्देशक के रूप में थे कौन? ग्राम पंचायत। 1992 में क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73वां संशोधन किया गया था। और 73वें संशोधन के बाद हम देखते हैं कि क्या आता है? 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों को क्या संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि उससे पहले तक जो है ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में रहा था कौन? पंचायती राज की जो व्यवस्था थी वो। तो उससे पहले जब तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तो हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यही थे कि एक ऐसा चेक, जैसा केटी शाह जी के शब्दों में कहा जाए कि ऐसा चेक जिस पर अगर बैंक चाहे तो ही पैसा देगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे कि पंचायतों की स्थापना करना या ना करना वो राज्य के ऊपर निर्भर था और ये गैर न्यायोचित है, तो इसको लेकर कोई भी जो है कोर्ट में नहीं जा सकता था। यानी कि अगर राज्य की मर्जी होती थी तो गाँव में चुनाव होते थे, एक प्रॉपर बैलेंस बनता था, स्वायत्ता मिलती थी, तो ऐसा होता था। लेकिन इसका जो बात की गई थी तो इसको किस में डाला गया था? अनुच्छेद 40 में डाला गया था, गांधीवादी तत्व के रूप में डाला गया था, जो गांधी जी के विचारों से लिया गया है। हालांकि ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर प्रयास बहुत पहले से शुरू हो गए थे। जब हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन के विषय में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी आयोग, कौन कौन सी संस्थाएं इससे किस आयोगों की, किन किन आयोगों की अनुशंसा पर ये बना। तो आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि लगातार क्लास के साथ बने रहें, तभी आप कुछ अच्छा सीख पाएंगे। और जब आपको अच्छा सीखने को मिलेगा तो आप रेगुलर अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए, इसके बाद जो गांधीवादी विचारधारा है इसमें अनुच्छेद 43 आता है, 43 आता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो गांधी जी की विचारधारा में ग्राम जो है केंद्र में बना हुआ है। इन्होंने कहा कि जो गाँव है उसको जो है व्यावसायिकीकरण करना चाहिए, यानी कि गाँव में कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। कुटीर उद्योग जो स्थापित किए जाए गाँव में तो वो ऐसे किए जाएं कि वो या तो सहकारी रूप में हो, यानी कि लोगों को का ग्रुप बनाकर हो, या फिर व्यक्तिगत रूप से जो है उसकी स्थापना की जाए। ऐसा जो है गांधी जी ने उस समय कहा।
तो गांधी जी ने जब ये सिद्धांत दिया कि सहकारी संघ के रूप में किया जाए या व्यक्तिगत रूप में किया जाए, कुटीर उद्योगों की स्थापना यानी छोटे छोटे उद्योग बना दिए जाएं, टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना, तो ऐसी जो कुटीर उद्योग हैं वो ग्राम क्षेत्रों में विकसित किए जाए, यानी कि गाँव में कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए, जो अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिए थे। हमारा जो अपना एक व्यवसाय था, हम खुद से ही चीज़ों को बनाते थे, उसका उपयोग करते थे, है ना, और इसके साथ ही कपड़ा बुनने वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं फिर स्थापित की जाए गांव में। तो ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो आर्टिकल 43 में ये राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए अच्छे से काम करे और जो भी नीति बनाए तो उसको ये केंद्र में रखे। इसी के साथ ही जो 43 ख है वो क्या कहता है, 43 ख सहकारी समितियों की बात करता है, जो सहकारी समितियां हैं, है ना, उसकी स्थापना की बात करता है। और अब आप देख रहे हैं ये ख है, यानी कि आप कह सकते हैं इंग्लिश में बी कह सकते हैं इसे, ये इसलिए क्योंकि ये मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं था, यानी कि जब हमारा संविधान बना तब ये संविधान में नहीं था। इसको जो है एक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन करके 97वां संशोधन करके 2011 में इसे जोड़ा गया। तो इसके लिए जो संशोधन किया गया वो कौन सा 97वें संशोधन किया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों को क्या किया गया, ऐड किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कि कोई अब जो ग्रुप है एक सहकारी समितियों को एक संवैधानिक रूप से देखा जाने लगा। और आगे हम देखते हैं इसके लिए इसी संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, 9B भाग बनाया गया था और उसमें कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। चलिए, तो इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि जो 46वां संविधान माफ कीजिए 46वां जो अनुच्छेद है किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, वो क्या कहता है, वो SC ST और अन्य दुर्लभ जो वर्ग है, SC ST और जो अन्य दुर्बल वर्ग है उसके लिए सामाजिक न्याय की स्थापना हो। देखिए गांधीवादी विचारधारा है, बिल्कुल सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि गांधी जी के विचार कैसे हैं। अगर आप गांधी जी के थोड़े से मन को या विचारों को समझते हैं तो आपको ये चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। 40 43 43 ख और 46 47 48, 40 43 43 ख और 46 47 और 48, ये पूरी एक गिनती हो गई और ये इसमें आ जाता है, यानी 40 43 43 ख और फिर उसके बाद 46 47 48। तो ये जो हैं ये ऐसे तत्व हैं जिसमें गांधीवादी विचारधारा आती है और जिसमें पंचायत ग्राम या SC ST जो समाज का एक दुर्बल वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसके लिए सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। ऐसी विचारधारा किसकी हो सकती है, गांधी जी की हो सकती है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 46 है उसमें इस चीज को देखा गया, शामिल किया गया। इसके साथ ही जो 47 है वो ये कहता है कि जो नशीली दवाएं हैं या मदिरा है, नशीली दवाएं उनका या किसी भी तरीके के ड्रग का उपयोग जो चिकित्सा से अलग है वो नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि मेडिकल में तो हो वो तो ठीक है, क्योंकि मेडिकल में उसका एक सही उपयोग होगा नशीली दवाओं का, लेकिन अगर उसका उपयोग नशा करने के लिए किया जाता है तो उन सब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नशीली दवाओं, मदिरा यानी कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो आप लोग देखते हैं कि जो राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो शराब पर प्रतिबंध लगाए या ना लगाए, चाहे वो संघीय राज्य हो, केंद्र का हो या फिर किसका हो, केंद्र का हो या फिर राज्य स्टेट्स का हो। तो आप लोग देखते हैं कि ऐसे कई राज्य हैं भारत में, या मुख्य रूप से अगर देखा जाए उदाहरण के रूप में 2 राज्य आप देख सकते हैं, जैसे कि गुजरात है और एक बिहार है। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है क्या है, शराब पर पाबंदी है। यानी कि कहने को तो शराब पर पाबंदी है ही है, लेकिन अलग अलग समाचार आते ही हैं, लेकिन हम लोगों को अपने लीग से नहीं हटना है भाई। हमको जो है समझना है कि भाई मदिरा जो है राज्य जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है अगर राज्य चाहे तो। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये जो शराब है ये नहीं बिकनी चाहिए राज्य में, मैं नहीं चाहता हूँ, इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर राज्य को लगता है कि भाई लगा देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए, हम अपने यहाँ नहीं बिकने देंगे शराब को, इससे नुकसान होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर नुकसान होता है, या फिर कहा जा सकता है कि भविष्य जो आने वाली पीढ़ी है उसको गलत आदत लगती है, तो इस चीज़ को लेकर आप बैन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो शराब से एक बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होता है जिसका नुकसान राज्य को होता ही होता है। तो यहाँ पर गांधी जी की क्या विचारधारा थी? गांधी जी की विचारधारा था कि भाई शराब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो इसको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट होता, क्या होता? फंडामेंटल राइट होता ये कि शराब जो है आप प्रतिबंध ना लगाना, यानी कि लोगों का शराब पीना फंडामेंटल राइट होता, तब क्या होता है ना, तब तो आप कोर्ट में चले जाता, कोई पीने वाला व्यक्ति होता, राज्य पाबंदी लगा देती और क्या होता, कोर्ट में चला जाता कि सुप्रीम कोर्ट महाराज ये जो क्या किए हैं, हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिए हैं, हमारा शराब पीना जो है
फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उसको कैसे बंद कर सकते हो। तो इस कारणवश भी जो है, एक तो इसको फंडामेंटल राइट तो बनाया ही नहीं गया है, वो तो मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मदिरा पान और नशीली दवाओं ड्रग्स वगैरह इसका उपयोग जो अगर चिकित्सा से अलग होता है, अल्कोहल का यूज चिकित्सा से अलग होता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आर्टिकल 47 में गांधी जी की विचारधारा में हमें देखने को मिलता है। तो 40, 43, 43 ख, 46, 47 अब आते हैं 48 पर। तो 48 में जो बोला गया है, 48 में 48 में जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, इन्होंने गांधी जी अहिंसावादी थे हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गाय बछड़े या जो दूध देने वाले पशु हैं, जो भी दूध देने वाले पशु हैं, उनकी बलि पर रोक लगाने की बात इन्होंने की कि ऐसा कोई भी पशु जो दूध देता है या गाय है बछड़ा है गौवंश है उसकी बलि पर प्रतिबंध लगेगा, उसको कोई जो है बलि नहीं दे सकता है। ऐसा इसको गांधी जी की विचारधारा में उन्होंने देखा जाता है। गांधी जी ने ये विचार अपने कभी प्रकट किए थे, तो उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया। अब राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो इनकी बलि पर प्रतिबंध लगाए या ना लगाए। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में गौवंश की हत्या करना जो है अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने इन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है कि इनकी हत्या नहीं की जाएगी या इनकी बलि नहीं दी जाएगी। तो ऐसा हर किसी राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस पर काम करे तो उसकी मर्जी, या ना करे तो ना करे, जैसे केटी शाह जी ने बताया था। तो ये हमने देखा अनुच्छेद 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48। 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है। सीधी सी बात है, एक बात जो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की बात की गई है, तो अनुच्छेद 40 में बात की गई है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर कि एक तो जो भाग 9 है उसमें ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है, 40 में की गई, उसमें तो बाद में लाया गया और इसमें जो है पहले से ही शामिल था। जब से हमारा संविधान बना है तब से ये था कि यहाँ से संशोधन करके क्या किया गया कि उसे एक संवैधानिक दर्जा अलग एक भाग के रूप में और कुछ एक अलग अनुसूची बनाई गई और एक अलग अनुच्छेदों का एक दायरा उसको दिया गया। ऐसे कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, यानी कि बढ़ावा देना कि जो बुनकर हैं या जो कपड़ा बुनने वाले लोग हैं उनको एक तरीके से बढ़ावा देना, जो छोटे छोटे काम करते हैं तो उनको बढ़ावा देना, जो गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में एक उद्योग की भावना को बढ़ाना, सहकारी समितियाँ जिसको 97 संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया और 43 ख में जोड़ा गया। SC ST और अन्य जो दुर्बल वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसके लिए सामाजिक न्याय 46, 47 में नशीली वस्तुएं और 48 में जो पशु हैं और जो खासतौर पर दूध देने वाले हैं और गौवंश हैं उनकी बलि पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात इसमें कही गई है। और ये सारी चीज़ें जो हैं गैर न्यायोचित हैं, इनको लेकर आप जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते कि इनका वायलेशन हो रहा है, तो इन पर आप लोग कोई भी तरीके की रिट जारी नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और कि ये सब क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको जो है मूल अधिकारों में नहीं रखा गया, लेकिन एक तरीके से लोगों के एक अधिकार के रूप में भी इसे देखा जाता है और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन चीज़ों को समझा जाता है। तो इसी के साथ ही अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं किसकी, समाजवादी जो तत्व हैं उनकी जो है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि करके कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसमें और क्या क्या चीज़ों को उसमें बताया गया है। तो यहाँ तक जो है आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं अब इसको जो है रफ कर देता हूँ। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस पर, जो समाजवादी तत्व हैं, समाजवादी जो विचारधारा है उस पर अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो समाजवादी। देखिए समाजवादी विचारधारा में क्या होगा कि कोई लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो रही हो या समाज की स्थापना हो रही है, यानी कि समाज में इक्विलिटी आ रही हो, संसाधन एक समान रूप से हो, लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ऐसे कुछ भावनाएं निकल के आ रही होंगी। आप इनके सेंस को समझिए, आप जब आप इनके सेंस को समझ जाएंगे तो अपने आप ये अनुच्छेद भी याद हो जाएगा और उसका वो तत्व कौन सा है, कौन सी विचारधारा है ये भी। देखिए अक्सर एक प्रश्न ऐसे भी उठता है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना, ग्राम में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा तत्व आता है या कौन सी विचारधारा को प्रकट करता है, तो गांधीवादी विचारधारा को प्रकट करता है। तो ऐसे ही जो है समाजवादी को लेकर कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यह निम्न में से किस विचारधारा का भाग है, तो समाजवादी तत्व का भाग है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स भी मैं बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि किस सिद्धांत में आता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जो समाजवादी तत्व हैं वो क्या। बात कर लेते हैं समाजवादी तत्व की। समाजवादी तत्व जो कि मैंने अभी बताया किसके लिए है, ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करने का काम जो है मुख्य रूप से यही करेगा। क्या करेगा? लोक कल्याणकारी व्यवस्था को, लोक कल्याणकारी व्यवस्था, कल्याणकारी व्यवस्था। चलिए, तो जो लोक कल्याणकारी व्यवस्था है उसको स्थापित कैसे स्थापित करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। तो ये न्याय जो है किसमें भी बताए गए हैं, ये न्याय आपको देखने को मिलता है जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना में भी हमें देख रहे हो संविधान की जो उद्देशिका है, जो मैंने आप लोगों को समझाया है पीछे भी, उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं? तो ये 3 प्रकार के न्याय जो हैं बताए गए हैं। तो इनको सुनिश्चित जब किया जाएगा तो क्या होगा कि समाज में एक समानता आएगी, एक निश्चितता आएगी। तो यहाँ पे समाजवादी तत्व जो है, अब इसका सेंस समझिए क्या है कि यहाँ पे समाज में जो है लोगों के बीच में जो असमानता है उसको खत्म करने की बात की गई है। किसमें? जो समाजवादी तत्व है उसमें। तो जो भी कंसेप्ट ऐसा आए जो ये बताए कि समाज में असमानता को खत्म करने की बात की जा रही है, संसाधनों पर एक समान रूप से वितरण किया जाए। कुल मिला के जो अगर समाजवादी विचारधारा की हम बात करें या जो समाजवाद की बात करें तो उसका आप एक सेंस ऐसे निकाल लीजिएगा कि समाजवाद का मतलब होता है कि जो देश के जितने भी संसाधन हैं उस पर नागरिकों का, जो भी नागरिक है, देश का जो नागरिक है, उसका एक समान रूप से उन संसाधनों पर बराबर बराबर अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है और इसके साथ ही आय, प्रतिष्ठा और इसकी आय प्रतिष्ठा के जो अवसर हैं, जो सुविधाओं के अवसर हैं, उनके बीच जो असमानता थी उसको खत्म करने की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो आय, प्रतिष्ठा, अवसर है या किसी भी तरीके का सुविधा है, उसमें अगर किसी तरीके का क्या होता है, आपके साथ भेदभाव होता है, तो उस असमानता को खत्म करने की बात जो है किसमें बोली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बोली गई है, जो कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो और इसके साथ ही लोगों के बीच में आय, प्रतिष्ठा, अवसर, सुविधाओं को लेकर किसी भी तरीके की असमानता ना रहे। ये कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य सुनिश्चित करेगा। ये करने का वो प्रयास करे या ऐसी वो विधियां बनाए या ऐसे वो नियम बनाए जिसमें इनके बीच जो होने वाली असमानता है ये न्याय मिले और इस तरीके की जो असमानता है वो खत्म हो। और ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करे या ना करे। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं क्योंकि ये जस्टिएबल नहीं है या न्यायोचित नहीं है। चलिए अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। 38 में तो ये बात बोली गई है, ठीक है, तो प्रस्तावना के साथ इसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? जीविक, इसको जो है मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो 6 भागों में जो है टोटल इसको बांटा गया। जो पहला इसका पार्ट है वो बोलता है जीविका, यानी जीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जो जीवन है उसको चलाने के लिए जो है सभी नागरिकों को पर्याप्त साधन मिले, यानी कि किसी भी तरीके से किसी के साथ कोई भेदभाव ना मिले, सभी को एक समान अवसर मिले कि वह क्या करे, वह अपने जीवन को कोई भी काम करने के उसे पर्याप्त साधन उपलब्ध हो या वह उसका वो अधिकार रखता है कि वह अपने जीवन को चलाने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। तो इसको बात को सुनिश्चित करे, पर्याप्त साधनों की उपलब्धता कराए, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन के रूप में प्राप्त करने का, पर्याप्त साधन को प्राप्त करने का अधिकार हो। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, अपने जीवन को अच्छे से चलाए। इसके साथ ही इसमें जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है वो यह है कि भौतिक साधन हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि समाजवाद का एक अर्थ क्या होता है कि जो भी संसाधन है उस पर लोगों का एक समान रूप से अधिकार हो। तो 39 में ही क्या बोला गया है? भौतिक साधनों का समान वितरण, यानी कि जो भी संसाधन है हमारे पास, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारी भूमि पर, जो भारतीय क्षेत्र है उसमें जो भी भौतिक संसाधन है, यानी कि जमीन है, जल है या जो दूसरे वितरण है, भूमि है, खनिज पदार्थ हैं, उन पर जो है लोगों का एक समान रूप से अधिकार रहता है, यानी कि उन साधनों पर जो है समान वितरण हो। जो भी संसाधन हैं उन पर जो है लोगों के बीच में समान रूप से वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका लाभ समान रूप से। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सरकार से जाके कह दिया कि भैया ये तो कोयले की खान पर जो है हमारा अधिकार है वो हमें दे दो, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है? समान वितरण कि उससे जो सरकार, वो रहेगा सरकार के पास। सरकार क्या करेगी कि कोयला निकालेगी, उससे बिजली बनाएगी या कहा जा सकता है कि उससे उसको बेचेगी, तो उससे जो पैसा कमाएगी या फिर उस बिजली को आपको ही बेचेगी, उससे जो पैसा आएगा
उसका वो काम किस में करेगी, समाज के विकास के लिए, सामूहिक हितों की सुरक्षा के लिए या फिर देश के विकास के लिए करेगी। तो आप यहाँ पे भौतिक साधनों का समान वितरण का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर सीधे क्या कहें कि भैया ये जो सरकार से कहें कि ये तो कोयले की खान या ये तेल का कुआं हमारा है, आप कैसे ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे समान वितरण का अर्थ ये है कि सरकार जो भी उन चीज़ों से कमाएगी उसका उपयोग करेगी, जो भी रेवेन्यू आएगा उसका उपयोग वो देश के काम में ही लगाती है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके की बात बोली। तो ये सुनिश्चित करना किसका काम है, राज्य का काम है कि सभी लोगों को समान रूप से एक समान संसाधन जो भी है देश के उसका समान वितरण हो सके, यानी कि सभी को समान सुविधाएं मिल सके। इसी के साथ ही अगर हम देखें धन और उत्पाद के साधनों का विकेंद्रण या कहा जाए कि जो संकेंद्रण है उसको रोकना है। मतलब क्या है यहाँ पर, ये 39 में ही हम लोग बात कर रहे हैं, 39 में तीसरा पॉइंट आ गया है कि धन और उत्पाद के साधनों का विकेंद्रण। मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरीके के लोगों के पास जो है ज़्यादा धन इकट्ठा ना हो, किसी एक वर्ग के पास, लोगों के पास ही नहीं, केवल किसी एक वर्ग के पास। जैसे भैया कोई जो है लाला जी हैं, कोई लाला जी जो हैं उनके पास जो है बहुत सारा धन है, कभी आज उनके पास 100 रुपया है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि लोगों से किसी ब्याज पे पैसा दिया और ब्याज से पैसा कर करके उन्होंने क्या किया कि पूरे गांव में जितने भी पैसा था उन्होंने सबको वसूले, सारे गांव वाले तो हो गए खाली, और इनके पास जो है सारा पैसा टोटल जो अमाउंट है गाँव का वो आ गया। इनकी बन गई ये क्या, ये इनकी बन गई पोटली, और इस पोटली में इन्होंने क्या भर लिया, सारे रुपए भर लिए, और पूरा गांव जो है वो क्या हो गया, कंगाल हो गया। तो यहाँ पर धन का संकेंद्रण एक जगह ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो उत्पाद के साधन हैं, यानी कि जो भी संसाधन है देश में, प्रोडक्शन के जो संसाधन है जहाँ से उत्पादन हो सकता है, कृषि है या कोई भी चीज़ है जहाँ से अच्छा उत्पादन हो सकता है, या भूमि है, और उसके साथ साथ जो खादान है, उनका जो साधनों का एक किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, यानी कि जो भी देश के संसाधन है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, धन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, यानी कि सभी के रूप में एक समान रूप से वितरण किया जाए। हालांकि ये बात जो है आज के दौर में नहीं देखने को मिलती। हम देखते हैं कि आज भारत के कुछ ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिनके पास पूरी देश की आबादी के बराबर संपत्ति जो है कुल 5 लोगों के पास होती है। तो ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि धन और उत्पाद के साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहे, ऐसा इसमें बोला गया है। और इसको लागू करना ना करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है। इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये बोली गई है कि भाई जो स्त्रियां हैं और पुरुष हैं उनको जो है समान वेतन मिलना चाहिए। क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसा काम होता है कि जो स्त्री होती है वो वही काम कर रही हैं जो एक पुरुष कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि स्त्रियों को कम सैलरी मिलती है, कम तनख्वाह मिलती है और कम पैसा मिलता है, कम मेहनताना मिलता है, लेकिन पुरुषों को जो है उससे ज़्यादा मिलता है। तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है उस चीज़ को खत्म करने की बात इसमें बोली गई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य ये सुनिश्चित करे कि जो स्त्रियां हैं और जो पुरुष हैं उनके बीच जो वेतन है वो समान रूप से वितरित होना चाहिए, किसी भी तरीके का उनके बीच जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के बाद जो 5वां इसमें कंसेप्ट बताया गया कि जो मजदूर वर्ग है उसको कार्यस्थल पर जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य को खत्म करने वाले या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कोई ऐसा कार्यस्थल है ऐसा, तो उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे उसके स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचे। और ऐसे ही जो छोटे बच्चे हैं उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए कि किसी गलत गतिविधि में उनका उपयोग ना किया जा सके। ऐसी जो 6 है वो क्या कहता है, बालकों को स्वास्थ्य के विकास का अवसर देना, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए ताकि वो एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बनकर उभर सके, उनका स्वास्थ्य विकास जो हेल्थ डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी टीका योजनाएं चलती हैं हमारे देश में, जैसे मिशन इंद्रधनुष है जो भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया। जो मिशन इंद्रधनुष है उसमें क्या किया, जो छोटे बच्चे हैं उनको एक टीकाकरण करना है ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि मिड डे मील जैसी जो योजनाएं चलती हैं प्राइमरी स्कूल्स में, उसमें क्या होता है कि बच्चों को स्वस्थ भोजन दिया जा सके ताकि उनका स्वास्थ्य जो है अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छे डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद ये हमने देखा 38 जिसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है। 39 में हमने देखा ये 6 पॉइंट जिसमें समान वेतन, धन और उत्पादों का जो है साधनों का विकेंद्रण नहीं होना चाहिए, सॉरी माफ कीजिए, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रण होना चाहिए, भौतिक साधनों का समान वितरण होना चाहिए। देखिए ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, ये इसका अगर हम बात करें आपको ये ख और ग में भी मिल जाएगा कहीं कहीं लिखा हुआ, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। तो 39 का ख और ग ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको लागू करने के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाती है और उस कानून की वजह से अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं, तो
उस पर जो है यही भारी पड़ेंगे, यानी कि वो कानून को रद्द नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ये बताया गया है। अगर इन दोनों को लागू करने के लिए सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे आपका राइट टू इक्वलिटी खत्म होता है, या फिर आर्टिकल 19 का कोई कंसेप्ट जो है आपका खत्म होता है, तो इनसे ज़्यादा प्रभाव इनको दिया गया है। कोई बात नहीं, वो ख़त्म होते हैं तो होते हैं, क्योंकि हमें जो है धन का और उत्पाद का संकेंद्रण नहीं करना है। इसको रोकने के लिए अगर सरकार कोई कानून बना रही है तो वो अच्छी बात है, भौतिक साधनों का समान वितरण करने के लिए बना रही है तो अच्छी बात है। तो वहाँ पे जो राइट टू इक्वलिटी या फिर जो फंडामेंटल राइट है आपका 19, उसका अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है कि इन दोनों को जो है ज़्यादा प्रभावी माना गया है। चलिए इसके बाद जो बात कर लेते हैं आर्टिकल 39A की। ठीक है, इसके बाद ए आया जिसमें क्या बात की गई है, समान न्याय की बात की गई है। यानी कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी को जो है एक समान रूप से न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके। और जो गरीब वर्ग है, जो मतलब बड़े बड़े लॉयर्स को हायर नहीं कर सकता है, बड़े विधि सहायता नहीं ले सकता है, विधिक सहायता नहीं ले सकता है। अब भैया कोई रंगू राम हैं, वो कोर्ट पहुंच गए, तो कोर्ट पहुंचे तो बहुत सारे वकील लोग हैं। अब भैया वकील लोगों ने उनसे इतनी फीस ले ली है कि वो बेचारे अपना कोई कंप्लेंट दायर नहीं करवा सकते, कुछ नहीं करवा सकते। तो सरकार ने क्या सुविधा दी है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोर्ट में जो है एक गवर्नमेंट लॉयर हो जो उन गरीब लोगों की जो है क्या करे, सुनवाई करवा सके। तो यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता की बात भी की गई है, किसमें, आर्टिकल 39A में। देखिए ऐसा नहीं है कि राज्य जो है इनमें से किसी को लागू नहीं करता है, राज्य जो है इनमें से सभी को लागू करता है। और मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में इस बात को समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि कोई पार्लियामेंट हमारी या विधायिका कोई कानून ऐसा बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर कानून बनाए। और अगर हम किसी कानून की जांच करते हैं, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कानून की जांच करता है तो उसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी वो ध्यान में रखकर जांच करेगा कि सुप्रीम जो कानून बना है क्या वो इसके असंगत ये तो नहीं है। ठीक है, तो इस पर वो बात करेगा। चलिए इसके बाद जो 41 है, ये एक ऐसा था जिसको या कहा जाए कि ये सभी आप जो देख रहे हैं इनमें एक तरीके से ये चीज़ें हैं कि सबको एक सामाजिक बढ़ावा दिया जा रहा है ना, समाजवादी विचारधारा की बात करें। सेंस को समझिए, अगर आप सेंस समझ रहे हैं तो ये सब समझ में आ जाएगा। देखिए 38, 39, 39A, ठीक है, फिर 41, 42, 43, 43A, ठीक है, 38, 39, 39A किसमें है, समाजवादी में है। 38, 39, 39A, फिर 41, 42, फिर उसके बाद 43, 43A, फिर 47 आ जाता है। ठीक है, 43 तक एक जैसा है। तो 41 में शिक्षा, बुढ़ापे या बेकारी की स्थिति में लोक सहायता प्रदान की जाए। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि अगर बुढ़ापा आ गया है, आप बूढ़े हो चुके हैं, बेकार हैं एक तरीके से, यानी कोई काम को नहीं कर सकते हैं, बेकारी है आपके पास, तो उस समय क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार जो है लोक सहायता प्रदान करे। या शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप, जैसे स्कॉलरशिप होती है ना, स्कॉलरशिप क्या है, वही लोक सहायता है। बुढ़ापे में आपने कई देखा होगा, कई राज्यों में जो है वृद्धा पेंशन दिया जाता है, यानी कि जो 60 वर्ष से आयु के ऊपर के लोग हैं उनको जो है सरकार 200 रुपये, 300 रुपये या 500 रुपये तक का जो है वृद्धा पेंशन मंथली देता है, उनके अकाउंट में भेजता है। तो ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो लोक सहायता है वो यही है कि अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य ये सुनिश्चित करे कि लोगों को जो है इन मामलों में लोक सहायता दी जा सके। स्कॉलरशिप का मतलब यही तो हो गया कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें वो बच्चे भी आगे आ सके जो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। तो सरकार क्या करे, लोक सहायता यानी पब्लिक हेल्प करे उसे, यानी कि एक सहायता दे जो कि स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है, वो भी हम देखते हैं। तो देखिए ये सब लागू किए जाते हैं एक तरीके से, इन सबको लागू करने के लिए कानून बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कह दिया गया है कि ये गैर न्यायोचित है तो इनको सरकार लागू करेगी ही नहीं, तो इन सब पर भी काम करती है। तो इसके बाद जो 42 है, आर्टिकल 42 है, क्या कहता है, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका सही से देखभाल करना और उनके शिशु जो है उनकी सही से देखभाल करना, ये इस बात का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 42 में दिया गया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनसे जुड़ी हुई आशा कार्यकर्ता होती हैं जो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सहायता में वो कार्य करती हैं। तो ये सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं लोगों की सहायता के लिए, कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। 39 में ये 6 पॉइंट बताए गए हैं और 39A में समान न्याय, और यानी कि गरीबों को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो न्यायालय के सामने खड़ा है उसको आप लोग देख सकते हैं। और 41 में जो पेंशन है या फिर कहा जा सकता है जो
स्कॉलरशिप है उसको रख सकते हैं आराम से याद रखने के लिए, ठीक है। 42 में आप प्रसूति सहायता की बात कर सकते हैं, आशा वर्कर को याद रखिए, याद रहेगा 42। 43 की अगर हम बात करें, 42 की बात करें तो ये क्या कहता है, कर्मकारों का उत्तम जीवन हो, यानी कि जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है उसका क्या हो, एक उत्तम जीवन होना चाहिए, वो भी एक अच्छा जीवन जीने का अधिकारी है, अच्छा शिष्टाचार के साथ जीवन जीने का अधिकारी है। मजदूर वर्ग को वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक व्यक्ति के जीवन को उत्तम बनाती है। तो 43 में किसकी बात की गई है, मजदूरों की। देखिए ये सब क्या सेंस आ रहा है इन सब में सेंस आ रहा है समाजवाद का सेंस आ रहा है। ऐसे 43A देखिए ये क्या कहता है, ये बाद में जोड़ा गया, देखिए ए बाद में जोड़ा गया, ये वाला भी बाद में जोड़ा गया, तो जहां पे मैंने पहले ही बताया कि जहां पे कैपिटल ए ऐड हो जाता है वो संविधान में संशोधन के बाद इसमें ऐड किया गया है। तो कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंधन की बात इसमें की गई है, मतलब कि जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग का एक जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट में एक क्या होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। प्रबंधन मैनेजमेंट में उनका भी जो है मर्जी होनी चाहिए, उनसे भी बात करके कोई पॉलिसी अगर किसके लिए, फैक्ट्री के लिए बनाई जा रही है तो उस मैनेजमेंट की मीटिंग में जो है मजदूर वर्ग का कोई एक प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहिए और उसके देख रेख में कोई भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि भाई हाँ ये करना चाहिए। अब भाई मान लीजिए मजदूर काम कर रहे हैं 100 किसी फैक्ट्री में और मैनेजमेंट ने अपना एक फैसला कर लिया कि अब जो है भाई हम मजदूरों को छटनी करेंगे और इसकी जगह पर जो ऑटोमेटिक मशीन लगाएंगे। अब ऑटोमेटिक मशीन लगानी है और मजदूरों से पूछा नहीं गया है, तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं वो हड़ताल पे बैठेंगे या उनकी नौकरी जाएगी, यानी कि अब मजदूरों से नहीं पूछा गया। लेकिन जब मजदूरों का कोई एक प्रतिनिधि जो है उनके साथ मीटिंग में होगा, उनके सामने बात रखी जाएगी कि हम भाई मजदूरों की छटनी करने जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन लगानी है जिससे हमारा खर्चा थोड़ा कम होगा। तो अब यहाँ पे विरोध होगा, बात होगी कि बातचीत की जाएगी कि भाई नहीं वो मजदूर क्या करेंगे, उनका क्या होगा, उनके लिए तो कोई एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आगे उनको कोई रोजगार सृजन हो सके, नहीं तो आप ऑटोमेटिक मशीन लगा देंगे, बाकी के मजदूर कहाँ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों, इन सब परेशानियों से को ख़त्म करने के लिए ये किया गया कि भाई राज्य को निर्देश दिया गया कि आप कोई ऐसे कानून लेकर आइए जिसमें इन मजदूरों को जो है एक तरीके से जो उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें एक प्रबंधन, एक मैनेजमेंट में हिस्सा मिल सके। इसके बाद अगर हम लास्ट देखें जो कि आर्टिकल 47 है, वो क्या कहता है, पोषाहार, यानी कि जो भी न्यूट्रिशंस हैं, कुपोषण का शिकार कोई नहीं होना चाहिए देश में, कुपोषण को ख़त्म करना है, उसके लिए सरकार काम करे। और इसके साथ ही लोगों का जो जीवन स्तर है ना, जो लाइफ स्टेटस है उसको ऊंचा करने के लिए बात की गई है। तो हमने इसमें बात की टोटल 8 अनुच्छेदों की, जिसमें अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय की बात करता है, अनुच्छेद 39 जीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक साधनों का समान वितरण, धन और उत्पादों का संकेंद्रण को रोकना, स्त्रियों और पुरुषों के समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य, बालकों का संरक्षण, यानी कि जो मजदूर वर्ग है बालकों के स्वस्थ विकास की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 39 में 6 पॉइंट बताए गए हैं। अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय और गरीबों के निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। वैसे 41 में जो स्कॉलरशिप है या पेंशन है उसकी बात की गई है। और इसमें जो मैंने बताया भी, आशा कार्यकर्ता को आप याद रख सकते हैं, तो प्रसूति सहायता का उपबंध बताया गया है। 43 में क्या कहा गया है कि जो मजदूर वर्ग है, और 43A में भी मजदूर वर्ग के बारे में बात की गई है, तो आपको आराम से ध्यान रह जाएगा। 47 में जिसकी जो बात की गई है वो पोषाहार, जीवन को एक अच्छा और बताने की और अच्छा भोजन करने की और जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने की बात को की गई है कि सरकार ऐसे काम करे कि लोगों का जीवन जो है ऊंचा हो सके। तो यहाँ तक हमने बात की जो और समाजवादी व्यवस्था है। तो देखिए गांधीवादी व्यवस्था को पढ़ते हुए आपके दिमाग में आया होगा कि ये गांधी जी के विचार हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ इसी तरीके के विचार हैं जो गांधी जी की सोच थी, समझ थी। समाजवादी व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि समाज में एक इक्विलिटी लाने के लिए, जो नीचे का तबका है, जो गरीब वर्ग है, उसको एक उत्तम जीवन देने के लिए एक इक्विलिटी लाने की बात यहाँ पर की जा रही है सभी में। तो आप आराम से ध्यान रख सकते हैं 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 आपको आराम से यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये किस में क्या चीज़ें। जो कि महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो 39 वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे जो है कई बार प्रश्न उठे हैं और 39A से तो एक बार उठ ही चुका है, कई बार प्रश्न इससे उठा हुआ है। क्लियर है? तो 39 और 39A ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है समाजवादी व्यवस्था में। गांधीवादी व्यवस्था में मैंने आपको बताया है कि उसमें जो है लगभग सभी सेक्शंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लगातार करंट में चल रहे हैं। चलिए यहाँ तक हमने देखा क्या समाजवादी व्यवस्था। अब हम बात कर लेंगे जो उदारवादी व्यवस्था है, तो बात कर लेते हैं उदारवादी व्यवस्था की। तो जो उदारवादी व्यवस्था है
उसमें हम देखते हैं कि जो उदारवादी तत्व है किसके, राज्य के निदेशक तत्वों को, तो इसमें एक उदारता की भावना निकल के आएगी। उदारता की भावना मतलब कि सभी लोगों के लिए एक बड़ा सा हृदय जिसने खोल दिया हो, यानी कि राजा महाराजा जैसे उदार कोई राजा हो गया, उसने क्या किया कि सभी जगह के कुएं खुदवा दिए ताकि सभी लोगों को पानी मिल जाए। तो ऐसे ही कुछ उदारवादी तत्व थे। इसने जो है सभी लोगों के लिए एक भावना, यानी कोई एक सेक्शन जो है, कोई एक वर्ग है, उसके लिए क्या किया, एक उदारता की भावना दिखाई, उदारता की भावना दिखाई, दया भावना दिखाई, उसके कल्याण की बात करता है। जैसे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक सेक्शन आता है आपका अनुच्छेद 44 का आता है, आर्टिकल 44 का आता है, जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। कौन? आर्टिकल 44। इसका मतलब ये है कि जितने भी नागरिक कानून हैं देश में, वो सभी के सभी नागरिक कानून क्या हो, सभी लोगों के लिए एक समान होने चाहिए, यानी कि किसी के भी अलग अलग कानून नहीं हो धर्म के आधार पर। जैसा कि हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक धर्म का जो है पर्सनल लॉ होता है, पर्सनल कानून होता है, उसके अपने रीति रिवाज होते हैं, विवाह के अपने तरीके होते हैं, तलाक के अपने तरीके होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के अपने तरीके होते हैं, प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित करने की अपनी अपनी एक अलग अलग विधियां होती हैं। किसी किसी धर्म में तो गोद लेने के ऊपर भी विधि है कि आप जो है इस धर्म, अपने ही धर्म के व्यक्ति को गोद लेंगे, किसी अपने ही धर्म के बच्चे को गोद लेंगे, किसी और को गोद नहीं लेंगे, ऐसे तक की विधियां हैं। जैसे कि अगर इसका हॉट टॉपिक बताऊं या फिर बर्निंग टॉपिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसमें बर्निंग टॉपिक क्या है? ट्रिपल तलाक, यानी कि जो 3 तलाक का मतलब है, तलाक को लेकर जो हल्ला होता है, जो कानून बनने की बात हो रही है, वो इसी के लिए है कि समान नागरिक संहिता, यानी कि जब हिंदू महिलाओं को तलाक लेने के लिए कहाँ कोर्ट में जाने की इजाज़त है, कोर्ट में जाकर वो तलाक ले सकती हैं, अपने तलाक के बाद उनको एक कंपनसेशन मिलने का अधिकार है। तो ऐसा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको क्यों नहीं? और ट्रिपल तलाक वाला जो कंसेप्ट है उसको इसमें बोला गया है कि भाई 3 बार तलाक बोलकर ख़त्म कर देना। ऐसी जो घटनाएं हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है समान नागरिक संहिता का होना जरूरी है। तो इसको लेकर सरकार भी काम कर रही है, कोर्ट ने भी इसको लेकर कई बार डिसीजन दिए हैं। तो अभी यदि कोरोना महामारी या कोविड-19 का प्रकोप ना होता तो हो सकता है कि अभी तक ट्रिपल तलाक को लेकर काम बहुत ही आगे बढ़ चुका होता और इस सरकार ने बढ़ा दिया होता, क्योंकि इस सरकार के जो मैनिफेस्टो में था, एक जो घोषणा पत्र है, उसमें भी जो है इस चीज को बताया गया है। तो समान नागरिक संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में है, बर्निंग टॉपिक है। और इसको लेकर मैं एक बार अलग से जो सेपरेट क्लास दूंगा आप लोगों की, समान नागरिक संहिता एग्जैक्टली है क्या। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, उनसे भी कहें कि आगे वो शेयर करें। जो रीच है, मैं यानी कि एक जो पहुँच है हमारी क्लास की, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक होनी चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही ऐसे कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ जो आपको आसानी से शायद ना मिले कहीं पर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कुछ जानने को ज़रूर मिल जाएगा हमारे इस चैनल से, हमारे इस क्लास से। तो बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में। एक बार फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, यानी कि शेयर करने के बाद थम्स अप करना ना भूलें। तो रुपेश कुमार और अन्य जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने शेयर भी किया है और उन्होंने थम्स अप भी भेजा है, और रुपेश कुमार, उनसे तो मैं कहूँगा कि गाँव में अपने जो है सभी जो कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी आप लोग बोलिए कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए अभी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, तो उनमें जो है क्वेश्चंस इनसे पुटअप होंगे ही। जैसे कि एसएससी जीडी को लेकर भी, हाँ एक बात और मुझे याद आ गई, यहाँ पे मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं, और वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है क्या। क्योंकि उनको कहीं ये जो यूट्यूब है ना, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको अब मैं यहाँ से क्या कहूँ, कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं ये बेवकूफ़ या मूर्ख शब्द यूज़ करना चाहूँगा कि अभी किसी तरीके की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्होंने कहा कि हमने वहाँ देखा, हमने वहाँ देखा। बहुत सारे ऐसे चैनल्स के स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे इतने तारीख से। मैंने कहा कि भाई ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आता तो जैसे कि मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ, जैसे अभी मैंने यूपी टेट नोटिफिकेशन का डाला है ना, ऐसे ही इससे पहले अभी मैंने एएसआई और एसआई की जो क्लर्क और अकाउंट्स में वैकेंसी निकली है उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली। वो मैंने कब डाली? पूरा रिसर्च करके डाली। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बिना कुछ रिसर्च किए अपने आप ही, मतलब अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कहा है कि आप लोग उसे
देखें वो चीज़ें। तो मुझे जो है आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बस ये कहना है कि आप लोग बस सतर्क रहिए, और अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो जब तक मैं यहाँ से अनाउंस ना करूँ तब तक आप इस चीज़ को मत मानिए कि इस चीज़ की वैकेंसी आने वाली, क्योंकि मैं पूरे रिसर्च के साथ आपके सामने रखता हूँ चीज़ों को, नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद ही आपको चीज़ें बताता हूँ। अगर आगे डिले होगा तो भी मैं उस पर बात करूंगा ही करूंगा। लेकिन ये फिलहाल एसएससी जीडी वालों के लिए है जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, और ये मुझे सुनकर बड़ा दुख होता है कि बहुत से लोग इस चीज़ का एक तरीके से मजाक, मुझे ऐसा लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि आपको अगर पता चले, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि इसकी वैकेंसी आ गई है, इसका नोटिफिकेशन आ गया, तो आप बड़े खुश होते हैं, है ना। अब लेकिन जब जाके देखते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो कितना मतलब मन दुखी होता है ना। तो ये भावनाओं के साथ खेलना हुआ, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे गुस्सा भी काफ़ी आया था, मैं ये सोच रहा था कि एक अलग ही इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं और उस पर भड़ास निकालूं खूब सारी, लेकिन नहीं, मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन बस मैं यही कहना चाह रहा था कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो चैनल से आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आ गया है। बाकी सारी प्रोसेस आप शॉप पर जाइए, साइबर कैफ़े पर जाइए, और वहाँ से आपको सारी प्रोसेस पता चल जाएगा कि क्या कैसे कब करना है। चाहे कोई भी वैकेंसी हो, वो उसका नोटिफिकेशन मैं शॉर्ट वीडियोज़ में डालता हूँ, तो उसको आप लोग रेगुलर देखते रहिए, सुनते रहिए, और रेगुलर टच में बने रहिए चैनल के, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, तो आर्टिकल 44 की बात कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, और 3 तलाक को लेकर इस पर हमने बात की थी। इसके बाद आर्टिकल जो 45 है, आर्टिकल 45 जो है वो क्या कहता है कि 14 वर्ष और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये क्या महत्वपूर्ण है, देखिए उदारवाद आ रहा है, यानी कि उदार की भावना आ रही है। सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, उनका जो एक पर्सनल लॉ है वो खत्म होना चाहिए, है ना। चाहे वो ईसाई हो या जो मुस्लिम हो, उनके जो पर्सनल लॉज हैं वो खत्म हो चाहिए। देखिए मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था पीछे की, जो हिंदू शब्द है ना, हिंदू में जो धर्म आते हैं, जैन भी आता है ना, बौद्ध भी आता है, और आपका सिख भी जो है वो किस में आते हैं, हिंदू में ही आते हैं कानून के अकॉर्डिंग। जो अनुच्छेद मैंने आपको 25 पढ़ाया था, तो उसमें मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया भी था आप लोगों को। तो यहाँ पर 25, 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बात की गई है, उसमें मैंने इस चीज़ को समझाया था। तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता में अगर हिंदू शब्द आता है तो उस पर मतलब क्या हो गया कि ये लोग भी इसी में ही आ जाते हैं। लेकिन ईसाई का जो एक पर्सनल लॉ अलग है, पारसियों का अलग है, यहूदियों का अलग है, मुस्लिम्स का जो है अपना पर्सनल लॉ अलग है। तो वो सभी पर्सनल लॉज नहीं हो, ऐसा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। और इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा। क्यों रखा, क्योंकि यदि ये उस समय लागू हो जाता तो एक हंगामा काफी होने वाला था। तो इसलिए जो है इसको इसमें रख दिया कि आगे जो समय आएगा तो निदेशक तत्व भी कैसे हैं कि जैसे जैसे टाइम आएगा कि हमारा देश इस योग्य हो जाए, हमारे लोग इतने मैच्योर हो जाएं कि इनको अडॉप्ट कर सके, तो उस चीज को लेकर इसमें बात की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 45 देखिए 14 वर्ष से तक के जो बच्चे हैं, जो 14 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुके बच्चे हैं, उनको जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि सभी बालकों को जो 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक, यानी 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए उन बच्चों को। ऐसा किसमें बताया गया है, आर्टिकल 45 में बताया गया है। तो इसी में ही आप लोग देखते हैं कि 2002 में इसी आर्टिकल में एक संशोधन होता है, और जिसे 86वां संविधान संशोधन कहते हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और यहाँ से इस चीज़ को उठाकर संविधान के भाग 3 में, मैंने आप लोगों को भाग 3 में अनुच्छेद 21A बताया होगा, जिसमें क्या है, शिक्षा के संबंध में अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को समझाया था, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया था। जो कि हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार का जो चैप्टर है, आप उसे देख सकते हैं एक बार फिर से। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 86वां संविधान संशोधन 3 भागों को प्रभावित करता है। एक तो भाग 3 है ही है, और ये भाग 4 आ गया आपका, जिसमें 45वां अनुच्छेद आ गया, और अभी 4A जब मैं आपको बताऊंगा 4A, तो उसमें भी 86वें संविधान संशोधन का जिक्र आता है। तो कुल मिला के जो यहाँ पर कंसेप्ट है कि जो शिक्षा का अधिकार है या शिक्षा के संबंध में अधिकार है, ये क्या है कि इसमें कहा जाए कि जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, इसमें जो एक बात बोली गई है, वो क्या बात बोली गई है कि जो 86वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या किया गया है, 2002 में ये संशोधन हुआ, और इसको जो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि अनुच्छेद 21A के रूप में जारी किया गया, जो कि भाग 3 में है।
ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पे भी। तो ये 45 में भी है, लेकिन मूल अधिकार बनने से पहले शिक्षा किस में थी, 45 में थी। अब ये क्या है, मूल अधिकार बन गया है। तो 45 में भी शिक्षा के बारे में बताया गया, राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप जो है ऐसे काम कीजिए कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल सके। ऐसा नहीं था कि 86वां संविधान संशोधन होने से पहले शिक्षा निःशुल्क नहीं थी, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन अब मूल अधिकार होने के बाद सभी राज्यों में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि बच्चों का ये मूल अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। चलिए, इसके बाद जो अनुच्छेद 48 है ना, अब अनुच्छेद 48 क्या कहता है, जो आर्टिकल 48 है वो ये कहता है कि भाई जो कृषि क्षेत्र है, जो पशुपालन क्षेत्र है, उसमें जो है हमें वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए, विज्ञान को लेकर आना चाहिए कृषि क्षेत्र में, ताकि हमारे किसान जो है अच्छी पैदावार दे सके। जैसे कि आपने सुना होगा हाइब्रिड सीड्स जो है ना, हाइब्रिड सीड क्या है, वो यही तो है कि कृषि में वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना। बीटी कॉटन का बात सुना होगा आपने, बीटी कॉटन जो कि एक हाइब्रिड सीड है। इसी तरीके से पशुपालन में अलग अलग नस्लों की का इजाद करना, उनको जो है नई जो पशुएं हैं, नए पशु अच्छे दुधारू पशुओं को लेकर आना, अच्छी ब्रीड बनाना, वो सब वैज्ञानिक पद्धतियों से लागू हो। ऐसा जो है सरकार को निर्देश दिया गया है कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रणालियों को लागू करने का प्रयास जो है सरकार करे। तो सरकार करती भी है, कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकता को लेकर आ रही है लगातार, पशुओं को भी नई नई जो नस्लें हैं उनको लेकर आने का प्रयास करती है। इसके साथ ही जो 48A है उसमें ये बात बाद में जोड़ी गई, और इसमें पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात को इसमें बताया गया। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात को इसमें बताया गया। ठीक है, तो ये बात इसमें की गई, किसमें, आपके 48A में। और 48A को जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ऐड किया गया था। ये जोड़ा गया था आपका 42वां संशोधन है। 42वां संशोधन कब हुआ था, 42 संशोधन 1976 में। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। और आर्टिकल्स आप देख लीजिए, इसकी राइमिंग भी बड़े आराम से बन जाएगी। 44, 45, 48, 48 है, 49, 50, 51, एक सीधी गिनती तो है, कुछ ही तो गायब है बीच में। और इसकी जो एक भावना है, जो सेंस को अगर आप समझेंगे, तो आप अगर इनको 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं तो आपको आर्टिकल्स भी बड़े आराम से याद हो जाएंगे। बस एक बार जो है दोबारा से चीज़ों को जो आप लिखेंगे तो एक बार शांत मन से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, सोचने का प्रयास कीजिएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्लास को एक बार फिर से प्ले कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, समझ लीजिए कोई बात अगर समझ में आए तो। आर्टिकल 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या जो कुछ कलाएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, उसको जो है सरकार क्या करे, संरक्षण प्रदान करे, उनको संरक्षित करने का पूरा प्रयास करे। जैसे कि लाल किला एक हमारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी एक तरीके से होती है कि वो जो है उसका संरक्षण करे या उसको संरक्षण करने के लिए कुछ कार्य करे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण यानी कि एक उदारता की जो हमारे स्मारक है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कला है, उसको हम जो है आराम से संरक्षित करके रखें। तो इसके लिए बात की गई है। 50 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कई बार पूछा गया है। देखिए, आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है। 45 को बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और 48A को पूछा गया, कई बार इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके साथ साथ 50 को, आर्टिकल 50 को बहुत ज़्यादा पूछा गया, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो हमारी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग रहेगी, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग रहेगी, यानी कि उसको अलग रहने का जो प्रावधान है वो राज्य करे, कि राज्य ऐसे काम करे या राज्य कुछ ऐसे विधि बनाए या ऐसे नियमों को करे कि किसी भी काम में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहे, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक जगह ना रहे। तो इस चीज को जो है इसमें देखा गया, यानी कि कार्यपालिका के कामों में न्यायपालिका हस्तक्षेप ऐसे ना करे। कुछ मामलों में कर सकती है, जैसे कि मूल अधिकारों का हनन या कोई ऐसी चीज, लेकिन इस तरीके से जो उसके नॉर्मल काम है उसमें हस्तक्षेप ना करें, ऐसी कार्यपालिका न्यायपालिका के उसमें हस्तक्षेप ना करें। तो इस चीज को लिए जो है आर्टिकल 50 में बताया गया, अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो यहां तक मैं समझता हूं कि 44, 45, 48, 48 से 49, 50, 51। तो 51 की बात करते हैं, तो 51 में क्या बताया गया है, 51 में ये कहा गया है कि राज्य इस बात को सुनिश्चित करे कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखे, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं हमारी या अंतर्राष्ट्रीय जो विधि हैं, कानून हैं, उनका पालन करे, और इसके साथ साथ जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी वो लागू करने का प्रयास पूरा
करे, जो हमारी सीमाएं हैं उसको जो है क्या करे, सुरक्षित रखे, इस चीज को बताया गया है। इसमें ही कहा गया है, राज्य को निर्देश दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भाग 4 में। तो अभी तक आपने देखा कि हमने जो है आर्टिकल 36 to 51 को कवर किया है। 36 और 37 में क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 36 में क्या है, स्टेट डेफिनेशन है, राज्य की परिभाषा है, राज्य की क्या है, परिभाषा है। और 37 में मैंने आपको बता दिया कुछ जो राज्य के डीपीएसपी है, राज्य के जो निदेशक तत्व हैं, उनके जो प्रकृति है, क्या है, प्रकृति, और जो उसका स्वभाव है उसके बारे में, उसका महत्व के बारे में भी बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 37 में, कि गैर न्यायोचित हैं ये, और इसको पे जो ये गैर न्यायोचित हैं और इस पर जो दूसरे महत्व क्या है उस चीज़ों को समझाया गया 37 में। उसके बाद जो 38 से हमने शुरुआत की और हमने देखा कि 38 किस में आएगा, किस भाग में आएगा, वो समाजवादी में है। क्यों, क्योंकि उसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, 39 भी उसी में ही आएगा। तो ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन से गांधीवादी हैं, कौन से एक तरीके से समाजवादी हैं, कौन से उदारवादी हैं। तो आप लोग को मुझे लगता है कि यहाँ तक जो है क्लियरिटी इसमें आ गई होगी। इसके साथ ही अगर हम लोग देख लें कि जो इसके अलावा अगर कुछ और जो संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं, 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्यों को और दूसरे निर्देश देते हैं, हालांकि वो भी गैर न्यायोचित हैं। वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम जब उसकी बात करते हैं तो ऐसे 3 अनुच्छेद हैं जो राज्यों या कहा जाए कि सरकार को एक तरीके से निर्देश प्रदान करते हैं। जैसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं, एक तरीके से जो पहला एक जो आर्टिकल होगा तो इसमें क्या बोला गया है, SC और ST को सेवाओं में बराबरी देना, सेवाओं के दावों में सेवाओं के दावों को बढ़ावा देना। तो ये जो बताया गया है, ये किस में बताया गया है, ये बताया गया है जो संविधान का भाग 16 है उसमें अनुच्छेद है आर्टिकल 335। इसमें निर्देश दिया गया है कि जो सरकार है वो ये सुनिश्चित करे कि जो SC और ST है वो जो सर्विसेज है उनमें वो अपने दावे कर सके, उनमें वो आगे आ सके। इसके बाद ही जो अगला जो बताया गया है दूसरा जो अगर हम देखें तो वो आता है 17 में, मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। ये किसकी बात करता है, मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। तो मातृभाषा में जो शिक्षा है वो आपका किस में आता है, भाग 17 में आता है। भाग 17 में कहा गया है कि जो राज्य है वो ये सुनिश्चित करे कि जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक वर्ग है उसको उनकी मातृभाषा में जो है शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। 17 में जो अनुच्छेद है इसका 350A में इस चीज़ को बताया गया कि ये निर्देश देता है एक तरीके से, ये भी गैर न्यायोचित ही है। तीसरा अगर हम देखें इसमें तो ये आता है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी, इसमें क्या बताया गया है, हिंदी भाषा का विकास, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा का विकास। इसको कई बार पूछा गया है, ये मातृभाषा को और हिंदी भाषा के विकास को। तो ये भी जो है आपका अनुच्छेद 17 भाग 17 में ही आता है, माफ कीजिएगा, भाग 17 में आता है। और अनुच्छेद 351 है, अनुच्छेद क्या है इसके लिए, अनुच्छेद 351 की बात की गई है कि राज्य जो है वो क्या सुनिश्चित करे, संघ सरकार, मुख्य रूप से केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि हिंदी भाषा का विकास हो ताकि भारतीय जो संस्कृति है उसका लोगों के बीच में विकास ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि विश्व भर में विकास हो, हिंदी भाषा का विकास, इसको लेकर निर्देश देता है। अनुच्छेद भाग 17 में, अनुच्छेद 351 में भी ये निर्देश दिया गया। तो 3 ऐसे ही अनुच्छेद हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बाहर हैं और बाहर होने के बाद जो है ये निर्देश जारी हो रहे हैं, किसको, राज्य को निर्देश हो रहे हैं। तो ये भी गैर न्यायोचित है, न्यायोचित नहीं है ये कि आप समझे कि ये न्यायोचित है, इनको लेकर हम न्यायालय जा सकते हैं, ये भी गैर न्यायोचित है, इनको लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो अगली क्लास जो हम करेंगे वो अगली क्लास जो होगी वो डीपीएसपी को लेकर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों ने अगर क्लास पूरी सही से की है, अच्छे से समझा है और नोट डाउन अच्छे से किया है तो रिवाइज कर लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर फटाफट डालते जाइएगा। बहुत अच्छे कुछ लोग परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, और रेगुलर डेली क्लास से बने रहिए। देखिए कुछ लोग जो है रोज़ क्लास नहीं देखते हैं, एक दिन बाद 2 दिन डिले करके देखते हैं।
अब वो डिले करके जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कमेंट मेरे पास तक नहीं आ पाता है। तो डेली अगर आप देखते हैं तो डेली मेरे सामने कमेंट रहेगा, तो मैं आपका आंसर जो है डेली वीडियोज़ में दे पाऊँगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आप डेली बने रहें, रेगुलर बने रहें, एक टाइम अपना फिक्स कर लें कि आप का कब देखना है। वैसे तो नॉर्मली जो टाइम रहता है हमारी जो क्लास का, वो सुबह 9 बजे आपका प्रीमियर आ जाता है किसका, पॉलिटी की क्लास का, और दोपहर में 12 बजे जो है हिस्ट्री की क्लास का आ जाता है। तो अभी ये 2 क्लासें मेनली चल रही हैं, और भी जैसे कि मैंने आपको बताया यूपी टेट का जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उसके लिए जो डेट है और टाइम है मैं जल्दी ही अनाउंस कर दूंगा। तो जो भी यूपी टेट की तैयारी करने वाले हैं वो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, और अपने दोस्तों में भी अनाउंस कर दें कि अगर वो एनवायरनमेंट को लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से लक्ष्य से जुड़ जाएं और आगे बढ़ें, अपने परीक्षा को पास करें। चलिए, इसके साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।